नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कल शाम को ताल ठोके की इसी डिबेट का हमने नाम रखा था खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, और आज वही हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अब से थोड़ी देर में खाली हाथ लौटने वाले हैं। 12 साल बाद उनके पास भारत से रिश्ते सुधारने का सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने गंवा दिया। हालांकि इस बार उन्होंने कश्मीर का नाम लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बिना नाम लिए भी ना तो कश्मीर पर एजेंडा चलाने से खुद को रोक पाए और ना ही पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को कबूल कर पाए। पाकिस्तान की फितरत का भारत को पहले से ही अंदाजा था। शायद इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ मीटिंग से पहले बिलावल को दूर से ही नमस्ते कर दिया। जयशंकर ने तो गर्मजोशी दूसरे विदेश मंत्रियों को वेलकम करते हुए जो गर्मजोशी दिखाई, वो उत्साह उनमें बिलावल का स्वागत करते हुए नहीं दिखा। बिलावल फोटो क्लिक के लिए पास जाकर खड़े हुए, लेकिन तब तक जयशंकर अपनी नजरें सामने की ओर कर चुके थे। 2-4 फोटो क्लिक होते ही उन्होंने बिलावल को मीटिंग रूम से तशरीफ ले जाने का इशारा कर दिया। मीटिंग में जयशंकर ने कहा, आतंकवाद से नजरें नहीं हटाई जा सकती। आतंकवाद के किसी भी रूप को रोकना जरूरी है और आतंकियों की फंडिंग करने वालों पर भी बिना भेदभाव के रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन सीमा पार आतंकवाद का, और सीमा पार क्या, पाकिस्तान के आतंकवाद का साफ साफ जिक्र किया। बिलावल ने भी कश्मीर का नाम लिए बिना एजेंडा बढ़ाया और कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उल्लंघन में राज्यों द्वारा एक तरफा और अवैध उपाय एससीओ के उद्देश्यों के खिलाफ है। बिलावल ने भी कहा कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने के चक्कर में न पड़े, यानी न तो कश्मीर में जबरन दखल की आदत छोड़ी और न ही आतंकी फंडिंग और आतंकी सप्लाई की बात स्वीकार की। और इस डिप्लोमेटिक जंग के बीच आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें दिखाएं, जहां सेना की पाकिस्तान से आए आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, 2 आतंकी भी मार गिराए गए। सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया था, उसी दौरान मुठभेड़ हुई और ये हिस्ट्री रही है कि ऐसे हर आतंकियों को हिम्मत सीमा पार यानी पाकिस्तान से दी जाती है, जिसका जिक्र भी आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तमाम बातों पर ठोकेंगे ताल। भारत और पाकिस्तान के बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। The menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमा पार से आतंकवाद की याद दिलाते हुए पाकिस्तान को खूब धोया। We firmly believe that there can be no justification for terrorism. Must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. तो पाकिस्तान उसी रास्ते, इसलिए दूर से हमने कर दिए नमस्ते। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवास साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू, जो खुद कश्मीर से आती हैं और 370 हटने के बाद यूएन में एक शानदार स्पीच दिया था, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इफ्तिकार चौधरी साहब पाकिस्तान के PTI के नेता, स्पोक्स पर्सन हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुल्फकार अली बदर साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, नेता हैं। हुमायूं चट्टा साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इरशाद अहमद खान साहब हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नेता है। शुरुआत इरशाद साहब आपसे ही करी जाए। कोरमा हुआ आज? मैं ये ब्लैक टी पी रहा हूँ। ब्लैक टी? आप बहुत शुक्रिया। दूध तो आपके महंगा हो गया है बहुत ज्यादा, तो आप दूध डाल के तो चाय पी नहीं सकते खान साहब। अच्छा है, ब्लैक टी पी रहे हैं आप। चलिए, आप रोज कोरमा खा रहे थे जब पाकिस्तान के अंदर जो है फाके हो रहे थे रमजान के महीनों में। अब मुझे समझ पड़ गया पाकिस्तान में वाकई दूध की कमी है। अच्छा दीपक जी, मेरे ख्याल मुद्दे की तरफ आते हैं। आपने बहुत बड़ी तकरीर की और आप अपने वजीर खारजा की भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। पहले मैं ये कहूँगा कि आप पे वो मिसल फिट आती है कि चोर मचाए शोर।
क्योंकि आप इतना अपने लिए बोल रहे हैं इस पे। नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे लगा आप अपने लिए बोल रहे। चलिए, आपने अच्छी अपने आप को आपने वो दिया, सर्टिफिकेट दिया। एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा, फिर आप जो मर्जी कीजिएगा। तो दूसरी बात यह है कि देखें, जब कोई मेहमान आता है ना, उसको रिस्पेक्ट देना आप लोगों का फर्ज बनता है। मेरे घर आएंगे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बहुत इज्जत मान दूं। ये जो आप शोषा कर रहे हैं कि जी आप लोगों ने, आपके वो जो मंत्री हैं उन्होंने इज्जत नहीं दी और ये नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, आंख नहीं मिलाई, ये आपका ज़र्फ है। और आला ज़र्फी ये होती है कि मेहमान को बहुत रिस्पेक्ट दे, और जो जिसके अंदर कोई ज़र्फ नहीं होता वो ये बिहेवियर करता है जो आप लोगों ने किया। दूसरी बात ये सर, भूखे नहीं भेजा, फाके नहीं करवाए उनसे, अच्छा गोवन खाना खिला के भेजा है। एक मिनट बोलने दें, सिर्फ एक मिनट पूरा मुझे दें, फिर उसके बाद जो मर्जी कीजिए आप। दूसरी बात यह है कि ये कोई इतना शौक नहीं था कि हमारे वजीर खारजा हिंदुस्तान जाने के शौकीन थे। वो उनको शौक ये था कि खित्ते में अमन हो, हम प्यार का पैगाम आप लोगों को दें, पूरी दुनिया को दें, और उनको बताएं और उनको दिखाएं कि आतंक फैलाता कौन है। आतंकी आप लोग हैं, आपके आतंकियों को पकड़ते हैं हम कश्मीर में एंट्री करते हुए भी, पाकिस्तान की सरहदों पे भी। पाकिस्तान में जितने धमाके होते हैं, आप ये देखिए कि हम कितनी हालत जंग में हैं कि मेरे कितने आर्मी के, एयरफोर्स के जवान शहीद हो चुके हैं इसी आतंक को खत्म करने में। हर रोज 5-7 शहीद हो रहे हैं हमारे। हम वावेला नहीं डालते, अरे जो बोएंगे वो काटेंगे ना खान साहब, जो बोएंगे वो काटेंगे ना। अरे जो बोया है आपने उसको काटेंगे ना। हम पकड़ते हैं जब आपके लोग, और हम आपको बताते हैं कि ये आपके लोग। एक ही नाम है आपके पास अभी तक, एक ही नाम है, वो भी झूठा। मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं अभी। ना मेरा, आप मुझे पता है कौन सा नाम है आपके पास, छोड़ दीजिए। नाम नहीं लेना, मैंने नाम लिया। मैंने तो कहा कि ये आला ज़र्फी ये होती है कि मेहमान है उसको इज्जत दो, मान दो। और इज्जत इसमें होती है कि हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं, लेकिन आप पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आपने हमारा कोई दहशतगर्द आज तक खुदा ना करे कि हम भेजे, और ना कभी पकड़ा आपने, लेकिन आप ब्लेम जरूर देते हैं। कसाब क्या था सर? कसाब बिरयानी खाने गया था ताज होटल में, बताइए ना। कसाब को कहीं से दूध मिल्क पैक मिल गया था, वो पाकिस्तान की स्टैंप थी, उसकी वजह से आपने उसको पाकिस्तानी गिरदान दिया। चलिए ठीक है। वो आप ही के मुल्क का पालतू बंदा था, आप ही का दहशतगर्द था। जब आपके खिलाफ उसने काम शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ बंद किया, आपने उसको दहशतगर्द कह दिया। जैसे हमारे इस्लाम की तबलीग देने वाले जितने भी हैं सबको आप दहशतगर्द गिरदानते हैं, हालांकि वो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं। जो भी इस्लाम की बात करता है आप उसको दहशतगर्द कह देते हैं। आप कह सकते हैं, जुबान हम आपकी पकड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे APJ अब्दुल कलाम भी इस्लाम की बात करते थे। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इस्लाम की बात करते थे, भारत रत्न भी थे, और देश को उन्होंने न्यूक्लियर बम भी दिया। अब खान साहब देखिए ना। दहशतगर्द नहीं कहा, आप जिसको मर्जी दहशतगर्द कह देते हैं, जिस पे मर्जी इल्जाम लगा देते हैं। बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं डॉक्टर अजय आलोक जी, खान साहब ने जो कहा, हमारे इसके लिए कहावत है, आंखों के अंधे और नाम नयन सुख। खैर, खान साहब और उनके नेता की तो इतिहास बहुत पुरानी है, लेकिन मैं शुरुआत दूसरी चीज से करूंगा। SCO समिट चल रहा है, वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, इसी विश्वास, इसी नीति पे भारत चलता आया है। हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता की आदत आपको होगी, भारतीयों को नहीं है। बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत किया है। हम अपना संस्कार नहीं भूलते हैं, और आप भी अपने संस्कार नहीं भूलते हैं। आपके नेता की याद दिला देता हूँ, इरशाद अहमद साहब। जब कारगिल वॉर हुआ था तो आपके नेता ने सबसे पहले एडमिशन किया था कि कारगिल में घुसने वाले पाकिस्तानी सेना हैं जो मुजाहिदीन के भेष में घुसे हैं। ये एडमिशन था आपका, नवाज शरीफ का, अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने। दहशतगर्दी, आप देखिए आपने विश्व को क्या संदेश दिया। आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए, SCO की समिट हो रही है, जिस SCO का मुख्य उद्देश्य था कि हमको आतंकवाद के विरोध में रहना है। भारत पाकिस्तान तो SCO में 2017 में शामिल हुए, 2001 से SCO चल रहा है, और एक मुल्क इस SCO में अगर खुलेआम दहशतगर्दी को और आतंकवादियों को शरण देता है, आतंकवाद को प्रमोट करता है, तो वो पाकिस्तान है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसामा बिन लादेन आपके यहाँ 5 साल छिप के रहा और आपको खबर नहीं थी। ऐसा हो सकता है। और जब अमेरिकन फोर्सेस ने उसको मार गिराया वहां पे, उसके 20 मिनट के अंदर आपकी फोर्सेस वहां पहुंच गई। सच तो बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान क्या है? उसामा बिन लादेन आपके यहाँ पाकिस्तान में नहीं था। सच सुनते नहीं। उसामा बिन लादेन खान सब पाकिस्तान में नहीं था। मैं क्या और आज आपने विश्व को संदेश दिया है इस SCO समिट में। 1 मिनट, आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आपके वजीर आला आए SCO समिट में
और हमारे यहाँ रजौरी में हमारे सेना पे आक्रमण किया आपके आतंकियों ने। बहुत अच्छा संदेश है ये कि हम अपने संस्कार नहीं छोड़ेंगे, हम जहां जाएंगे आतंकियों को साथ लेके जाएंगे। ये हमारे बैगेज हैं, परमानेंट बैगेज हैं, जो हमसे दूर नहीं जा सकते हैं। हमारे परमानेंट बैगेज हैं, दूर नहीं जा सकते। और मुझे ये आश्चर्य है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो रही है आर्थिक स्थिति में, चाहे सामाजिक स्थिति में, चाहे किसी भी स्थिति, चाहे आप बलूचिस्तान का मामला उठा लीजिए, गिरगिट का उठा लीजिए, हर जगह आपको ट्रबल फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पंजाबी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक पंजाब प्रांत ने पूरे हिंदुस्तान को और पूरे पाकिस्तान को अशांत कर रखा है। आप लोगों में पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये शोध का विषय है। एक्चुअली इसको जाना चाहिए हार्वर्ड में कि पंजाब के एक प्रांत पंजाब में, पाकिस्तान के एक प्रांत पंजाब में पठानों को दिक्कत क्या है, जिसने पूरे पाकिस्तान को अशांत कर रखा है और पूरे विश्व को शांत कर रखा है। पश्चिम एशिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा आज कोई है, न्यूक्लियर पावर है। आप साहब न्यूक्लियर पावर है, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। लेकिन पश्चिम एशिया के लिए सबसे बड़े खतरा आप बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर जर्मनी से लेकर सबको चिंता जताता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कहीं किसी के हाथ नहीं लग जाएं। आपके मिनिस्टर एक मिनट मैं खत्म कर देता हूं, बीच में नहीं प्लीज, मैं आपको लाऊंगा। मैंने पूरा टाइम दिया आपको। खान साहब, क्या ये सही नहीं है कि अभी जो क्राइसिस चली उसमें आपके एक मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन बेच देते हैं, 5-5 हजार करोड़ में एक न्यूक्लियर वेपन बेच के पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक कर लेंगे? क्या ये सही नहीं है? ये तो पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय था ना, पार्लियामेंट में डिबेट हो गई थी आपके। हम कहाँ कह रहे हैं कुछ? अरे हम तो चाहते हैं आपसे संबंध बन के रहे, लेकिन आप संबंध बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और हम ऐसे पड़ोसी के साथ संबंध नहीं चाहते जो हम पे अटैक भी करे और हमसे हाथ भी मिलाए। अटैक कीजिएगा, दुगने तरीके से मारेंगे, जैसे घुस के मारा है 2-2 बार। और चिंता मत कीजिए, अभी जो रजौरी पुंछ में हुआ, पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, बहुत जल्दी जवाब मिलने वाला है। ये जितने बॉर्डर एरिया पे आपने ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने आतंकवादी बैठाए हुए हैं, उनका उपाय करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी भारतीय सेना उनका उपाय कर देगी। करारा जवाब मिलेगा इरशाद अहमद खान साहब, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ने बोल दिया है। मैं करारा जवाब ही देने लगा हूं कि देखें आतंकी खुद बोल पड़े कि हम आतंक फैलाएंगे। हमने तो कभी नहीं कहा हमने कोई दहशत। आज देखे खुद कबूल कर लिया आपने कि आप आतंकी हैं, आतंक फैलाते हैं। आपने खुद से कहा क्या बात कर रहे हैं खान साहब, थोड़ा जहीन होकर बात करें ना। आतंकी देखें जो डाकू होता है, डकैत होता है, जो आतंकी होता है, वो अपने मुंह से बोलता है और ये जुबान से खुद से बोल रहे हैं। 2-4 दिन में मेरे मुल्क में खुदा न खास्ता आपकी मुंह में खाक के आप इस तरह। अरे खान साहब, हमारे कहावत है, चोर कभी नहीं कहता उसने चोरी की है, उसी तरह आप छुपा रहे हैं। चोर मचाए शोर, मैं वही कह रहा हूँ, चोर मचाए शोर। देखे मान गए कि हम आतंक फैलाएंगे आपके मुल्क में, तो भाई अरे चोर मचाए शोर भी हिंदुस्तानी फिल्म है खान साहब, किसी पाकिस्तानी फिल्म का नाम ले लीजिए। वो कह रहा है 2-4 दिन में हम धमाके करेंगे, करके दिखाओ। आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह, आपके आतंकियों को हम मार के गिराएंगे और पकड़ेंगे और बताएंगे। क्या मशीन गन में आटा भरेंगे? वो भी नहीं आपके पास। अरे खान साहब बताइए ना, मशीन गन में आटा भरेंगे, वो भी नहीं आपके पास आटा नहीं, उसमें भी घोटाला कर देंगे, हो सकता है उसमें भी आटा घोटाला कर देंगे। आप लोगों के, मैं ये कहता हूँ आटा का घोटाला कर देंगे, भूखी जनता का आटा छीन के बेच देंगे। के संदर्भ मेरे इदारों के जो पाकिस्तानी आवाम के सबसे बड़े दुश्मन आप लोगों, पाकिस्तानी आवाम के सबसे बड़े दुश्मन आप लोग। आपके अंदर हौसला नहीं है, जज्बा ईमानी नहीं है, जज्बा ईमानी नहीं है आप लोगों में। जंग उनसे हथियारों से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है। और जज्बा पाकिस्तान के पास है, जज्बा पाकिस्तानियों के पास है, जज्बा मेरे जवानों के पास है, के पास है। तो हम बताएंगे, आप भेजिए अपने आतंकी। पाकिस्तानियों का जज्बा हम 1947 से देख रहे हैं। आप आतंक फैलाओ। 47 देखा, 48 देखा, 65 देखा, 71 देखा, जो देखा 98 देखा, जज्बा देखा है हमने पाकिस्तानियों का। अपने लोगों के शव तो लेने से इनकार कर देते हैं आप। अपने सैनिकों के शव तो ले नहीं जाते, कहते हैं कि नहीं हमारे सैनिक नहीं है। जो मुल्क ऐसा जज्बा दिखाया है, मुझे तो आश्चर्य है कि उस मुल्क में आर्मी में लोग जाते कैसे। उनको देखा था कि अपने लोगों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अभी कसाब को पहचानने से इनकार कर दिया। उनको हमने बिल्कुल कसाब था ही नहीं, वो तो हिंदुस्तान का था। उससे कसाब भाई बहुत सही इरशाद साहब, कसाब गजब है कसाब भाई, कसम भाई नहीं मैंने भाई कसम भाई कसम मैं निकलवाइए इसको, कसाब भाई निकलवाइए प्लीज, इनका निकलवाइए कसाब भाई। मैं खान साहब को सुनाता हूँ। खान साहब मैं आगे चलता हूँ सीधे इफ्तिकार चौधरी के पास। इफ्तिकार चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब देखिए, आप आए,
आप संबंध सुधार सकते थे, एससीओ में आपको मौका मिला, फिर भी एडमिशन नहीं, कि सब गलती जो है, सब फसादों की जड़ जो है पाकिस्तान की राजनीति है, लोग नहीं है। शुक्रिया। एससीओ में पहले तो हमने बड़ी मुखालफत की कि चूंकि कश्मीर को आपने अपने अंदर जम कर लिया, तो हम तो मुखालफत करते थे कि बिलावल भुट्टो वहाँ ना जाए। कश्मीर में 1 लाख से ज़्यादा शहीदों का खून आपने शामिल किया। आप एक ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान में कितने शहीद हुए इन दहशतगर्दों के हाथों, ये भी बता दीजिए चौधरी साहब। आगे पीछे सारे लोग जितने भी हैं, आपके साथ कोई भी दोस्ती नहीं निभाता। चाइना के साथ आपने क्या किया, सिक्किम, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, आपका कोई दोस्त है भी या नहीं, या सिर्फ आप दुनिया के कहने के ऊपर ये कौन किसको कह रहा है चौधरी साहब? ये पाकिस्तान भारत को कह रहा है कि आपका कोई दोस्त है कि नहीं। आपके पास चाइना के सिवा कौन है, बताइए ना। चाइना के सिवा कोई है पाकिस्तान के पास? आपके उससे भी कट्टी होने वाली आपकी, क्योंकि वो पैसे मांग रहे आते हैं वापस। आप ऐसे क्यों चिल्लाते हैं? आपकी आवाज जो है फालसा बेचने वाले गली में बंदे की जैसे। अच्छा चलिए किसी गरीब आदमी से तो मेरी आवाज जोड़ी, अच्छी बात है चौधरी साहब। कहना चाहते हैं कि 70% आपके लोगों को टॉयलेट नहीं है। आपकी औरतें ये मुजाहरा करती हैं कि खुले में हगना बंद करो। आपको क्या चाहिए? आपको टॉयलेट चाहिए यार? कोरोना हुआ तो हमने वैक्सीन बनाई। आपने क्या बनाया था पता है कोरोना होने पर? चौधरी साहब सुनिए मुझसे, आपने कोरोना होने पर कब्रिस्तान बनाए थे। कोरोना जब हुआ कि आपको हमने ऑक्सीजन भेजी यार। अच्छा, आप तो मर रहे थे सड़कों के ऊपर। मेरी पार्टी की हुकूमत थी। अच्छा। ये समझते नहीं है पीडीएम वाले, ये दोस्ती आपसे बढ़ाना चाहते हैं। ये नवाज शरीफ और जो बिलावल भुट्टो है आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हम नहीं दोस्त। चलिए बहुत अच्छा, जो कब तो यार आपने बोला कि आपने पाकिस्तान ने कोरोना में हमको ऑक्सीजन भेजी। आप अब अगर ये जो है इस सदी का सबसे बड़ा जोक है। आरती जी आप आइए जरा बताइए कि कितनी ऑक्सीजन आपने इनकी ली, और आप जो है आपके फेफड़े साहब हुए, बताइए इनको, चौधरी साहब को। चौधरी साहब क्या बोलते हैं? उसकी सोच भी ठीक होनी चाहिए, उसकी आवाज। दीपक जी आरती जी बोलिए। दीपक जी ये क्या बात, दीपक जी ये लोग क्या बोलेंगे? ये किस मुंह से अपने देश के बारे में बोलेंगे कि पूरी दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस ने इनके जितने भी आतंकी ग्रुप्स हैं वो बैन कर दिए। ये क्या अपने मुंह से बोलेंगे कि सितंबर 11 में इनके ही आतंकी दहशतगर्दों का हाथ था? ये क्या बोलेंगे अपने मुंह से कि वो बेनजीर भुट्टो जिसका बेटा आज यहाँ गोवा आया था, वो अपने देश में पप्पू कहलाया जाता है और इनके देश में भी पप्पू ही है, वो बेनजीर भुट्टो जो कश्मीर के नाम पर जिसने दहशतगर्दी शुरू की और जिसने इस्लाम के नाम पे पूरी दहशतगर्दों को, हिजबुल मुजाहिदीन को, जैश ए मोहम्मद को और 110 लगभग दहशत गर्दों के जो ग्रुप्स हैं वो खड़े किए। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये यासीन मलिक जो इनका दहशतगर्द जिसको इन्होंने ट्रेन किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कैंप्स में, वो उसने ये रिकॉर्ड पे बातें कही है कि बेनजीर भुट्टो ने 110 दहशतगर्द ग्रुप बनाए और ये उनका बेटा आज कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो ने जिस धरिंदे का जन्म दिया, जिस धरिंदे को सपोर्ट किया, आतंक के धरिंदे को, वो उसी धरिंदे का शिकार हुई। वो बेनजीर भुट्टो अपने ही मुल्क में उसका दहशतगर्दों ने कत्ल किया और उसका बेटा जो आज है वो हमको ज्ञान दे रहा है कि टेररिज्म को, आतंक को वेपनाइज मत कीजिए। अरे आपने तो खुद किया है। आप तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान को कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है आपके खिलाफ कितने सारे सबूत। सिर्फ हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए ना, ये जो आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं आप इनको कहिए कि वो यूनाइटेड नेशंस में जाके कहिए कि क्या किया है इन्होंने
और ये बताइए कि कैसा बेटा है कि उसको शर्म भी नहीं आती, जिस आतंकवाद ने उसकी मां को छीन लिया, जिस आतंकवाद का जो समर्थन उसकी मां कर रही थी, उसी आतंकवाद का शिकार बनी। और आज यही बेटा जो है आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहा है और उसको उनके पाकिस्तान आर्मी का टट्टू बन के रह गया है। जो पाकिस्तान आर्मी कह रही है वो कर रहा है। मतलब एक तो वैसे ही बिल्कुल शर्म सी आ रही थी कि वो किस तरह से खड़े था, जैसे बिल्कुल सड़क के जो गुंडे मवाली होते उस तरह खड़ा था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है। तो बिल्कुल सही तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने उनको अपनी जगह दिखा दी, औकात दिखा दी। ये बिलावल भुट्टो जो है, मतलब ये बिलावल भुट्टो जो है, ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं बनता है और अंग्रेजी बोलने से कोई विद्वान नहीं बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इनकी बेइज्जती कर रही हूँ और बिल्कुल इनकी बेइज्जती कर रही हूँ क्योंकि ये आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि इन लोगों का कश्मीर से लेकर जहां पे इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का सफाया करवाया, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनके आतंकी ग्रुप से यूनाइटेड नेशंस में बैन है, यूएस में बैन है, यूके में बैन है। वो सारे आतंकी ग्रुप हमारे नहीं, इनके हैं। और इन लोगों ने सारे कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करवाया कश्मीर में। इनको शर्म भी नहीं आती है। हम लोग इनके आतंक का शिकार है और ये हमें आंखें दिखाएंगे। आपको अभी आपके यहाँ तो बुरके में रहती है ना औरतें, आपके यहाँ तो इजाजत ही नहीं है औरतों को बात करने की। आपके यहाँ तो रेप के लिए भी जो है विटनेसेस चाहिए। आपके यहाँ तो औरत की कोई विटनेस की वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल, आप तो वही कहेंगे। आप औरतों की इज्जत छोड़िए, आप औरतों को मुंह खोलने नहीं देते हैं। आप क्या करेंगे? आपका हाल जो इतना बुरा है कि आज आपके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, दूध के लिए पैसा नहीं है, आपके पास गेहूं नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आप कबाब खाइए, आप शोरमा खाइए और आप ब्लैक टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, कुछ पी लीजिए, लेकिन आपका जो आम आदमी है वो सफर कर रहा है क्योंकि आप लोगों ने 40 साल से सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे आतंक किया है। आपने इस्लाम को बदनाम किया। आप लोगों ने इस्लाम के नाम पे सिर्फ आतंक किया है और आपको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे इडियट्स को खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी के ऐसे टट्टू है कि कुछ भी बकवास करेंगे। ठीक है आरती जी, मुझे एक अपडेट लेना है। आरती जी, खान साहब मैं आपको मौका दूंगा, नाराज ना हो। आप नाराज होकर चिल्लाते हैं, आपकी आवाज चली जाती है स्काइप पे। थोड़ा तकनीक को समझिए। मैं सीधे रजौरी चलता हूं, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। रजत वोरा मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। रजत, क्या अपडेट है? पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों की, ये पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान में ट्रेन किए गए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह से ही जब से त्रिनेत्र ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। हालांकि दुखद खबर जरूर है कि 5 हमारे सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। मैं आपको थोड़ा एरिया के बारे में बताना चाहूंगा। अब हम कुछ ही दूरी पर उस स्पॉट में मौजूद हैं जहां पर ये जो पूरा एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर गोलियों की आवाज जो है वो लगातार आ रही है और साफ तौर पर ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि आतंकी जो है वो 5 से लेकर 6 की संख्या में पिछले काफी समय से राजौरी और पुंछ के जिले में घूम रहे हैं। पूरा इलाका आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के साथ वाइड नाइट कॉर्प्स के ट्विटर हैंडल से भी ये मैप के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है। ये वही दरिया है, ये वही नदी है जो कि लगातार 2 भागों में इस पूरे क्षेत्र को बांटती है। एक तरफ दराल बुद्दल का इलाका पड़ता है, दूसरी तरफ डांगरी, कांडी और इन इलाकों को ये इलाके पड़ते हैं जहां पर लगातार पिछले काफी सालों से शांति जो है बनी हुई है। खासतौर पर हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने
कहा था कि 90-95 के दशक में इससे पहले यहाँ पर मिलिटेंसी हुआ करती थी और कुछ साल तक मिलिटेंसी रहने के बाद जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ के जो जाबाज हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं उन्होंने यहाँ पर शांति बहाल की। और ये तिरंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये तिरंगा जिस जगह भी लहराता है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कितनी शांति हमारे वतन में बनी हुई है। पर पाकिस्तान के वो नापाक मंसूबे जो लगातार कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि अपने प्रोपेगेंडे को जिंदा रखा जा सके, अपनी वो कोशिश वो लगातार करता है कि जहां पर यूएन के मंचों तक उसने झूठ बोलने की कोशिश की, उसका ये प्लान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। 20 अप्रैल को बट्टादूड़िया में जो 5 जवान शहीद हुए थे उसमें बताया जा रहा है कि जो 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स लगातार टेररिस्ट जो एक्टिव थे वो पाकिस्तानी थे और तभी से लगातार उनकी जो कोशिश है वो की जा रही है। पूरा एरिया समझाने की कोशिश करूंगा, शांति का प्रतीक ये पूरा एरिया है और पिछले अगर बात करें कुछ महीनों से यहाँ पर जो छुपे बैठे भगोड़े आतंकी जो यहाँ छुपे बैठे हैं उनको यहाँ पर ढूंढा जा रहा था। और आज उसी समय आज सुबह करीबन 7:30 पर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ, गन फाइट शुरू हुई और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने 5 जवानों की वीरगति पाई और उसके बाद दो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया जा रहा है कि 2 टेररिस्टों को फिलहाल के लिए मार गिराया गया है और अभी भी जो एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। उम्मीद है कि इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी और ऑपरेशन त्रिनेत्र को जल्द से जल्द यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। जी ठीक है, आपने बताया कि ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकी है, छुपे हुए थे और अब तो मुश्किल से कुछ एक जिले होंगे रजत जहां तक ये आतंकवाद है, वरना घाटी से तो लगभग मतलब जम्मू के इलाके में तो लगभग पूरा खत्म है। ये सिर्फ कुछ एक जिलों की सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, वहां इस तरह की बदमाशी होती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का हर एक वो प्लान फेल हो चुका है। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद की खासतौर पर अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में सेपरेटिस्ट लीडर्स पर कार्रवाई हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर वो पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान का राग अलापते थे उन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, टेरर फंडिंग के मामले पर कार्रवाई हुई, ड्रग्स पर कार्रवाई हुई, पत्थरबाजी पर कार्रवाई हुई। इन 5 का पंजा जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाया था उसमें एक बड़ी कामयाबी के बाद कश्मीर घाटी में आज जो आतंकवाद है वो सबसे न्यूनतम स्तर पर 40 से 50 आतंकवादी कश्मीर घाटी में रह चुके हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था। जम्मू की अगर हम बात करें तो पिछले काफी सालों से जो शांति बनी हुई थी, एक बार फिर से राजौरी और पुंछ जिले में चुटपुट घटनाएं कर आतंकी कोशिश करते हैं पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की यहां पर जो अपना प्रोपेगेंडा है वो चलाया जा सके और दुनिया में बताया जा सके कि यहां पर जो है वो यहां पर शांति नहीं है। हालांकि इस एरिया के बारे में मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था कि यहां तक रोड नहीं पहुंचती थी, पर आज इस एरिया के बारे में आपको बता दूं कि लगातार यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड्स यहां पर बन रहे हैं, डेवलपमेंट 2400 घंटे यहां पर जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो यही वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों को यहां पर उनकी बौखलाहट दिखाती हैं। और G20 समिट, क्योंकि ये समझना होगा कि जो मई के आखिरी हफ्ते में जो G20 समिट होने जा रहा है उससे पहले पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की वारदातें करा के कहीं ना कहीं अपना प्रोपेगेंडा, अपना वो जो मकसद है वो फुलफिल कर सके, बट उसमें कभी भी उसको कामयाबी हासिल नहीं होगी क्योंकि उससे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवानों से निपटना होगा। इंडियन ठीक है, फ्रेम में बने रहिए रजत, अगर आपको कहीं जाना नहीं है तो फ्रेम में बने रहिए। पाकिस्तान के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप बीच में कुछ कहना चाहें तो मेरी तरफ एक इशारा कर दीजिएगा। मैं आपको खड़ा रखना चाहता हूं ये दिखाने के लिए कि देखिए ये साजिश अभी भी चल रही है। देखिए जुल्फकार अली बदर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, बिलावल भुट्टो की पार्टी से। आरती ने बड़ी दो टूक की बात बताई कि देखिए कैसे बेनजीर भुट्टो का खात्मा उन्हीं आतंकवादियों ने किया जिनको भुट्टो परिवार ने अपनी पॉलिसीज के चलते पैदा किया था। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी का जाती पर्सपेक्टिव जो है ना वो हकीकत बयान नहीं करती। ये खातून जो भी गुफ्तगू कर रही थी उनकी जाती आराज जरूर हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और ये हम तो खवातीन की गुफ्तगू करते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा हमारी वालदा थी, हमारी पार्टी की लीडर थी, पर ये जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने की है ये तो कोई पढ़ी लिखी और सुलझी हुई गुफ्तगू नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई भी बाजार से आके गुफ्तगू कर देगा। ये तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि नेशनल मीडिया के ऊपर आके इस तरह की गुफ्तगू की जाए। हम खातून की इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करने से या ऊंचा बोलने से क्या आप झूठ को सच कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजाजत ही नहीं है बोलने की। हाँ, आपके यहाँ तो औरतों को इजाजत नहीं है बोलने की, तो इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। आपको कोई सच नहीं बोल सकता आपके मुंह पे। आपको तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल दिया,
तो जाके आपकी तो क्लास लग जाएगी पाकिस्तान आर्मी के सामने, जनरल्स के सामने। आपको तो बिल्कुल हजम नहीं होगा कि एक औरत के हाथों आपको ऐसा करारा सच सुनना पड़ रहा है। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। औरत के हाथ आपका जो पर्दाफाश हुआ है, आपके पूरे आर्मी का जो पर्दाफाश हुआ है, आपके लिए तो बहुत बेइज्जती की बात है। बिल्कुल आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए। एक औरत ने आपको सुना दिया सच क्या है, एक औरत ने, एक कश्मीरी हिंदू औरत ने सुना दिया आपको सच क्या है, एक जर्नलिस्ट ने आपको सुना दिया, एक हिंदुस्तानी पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने आपको सुना दिया, आपको बता दिया कि आपकी जगह क्या है। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत तकलीफ हो रही होगी कि एक औरत के हाथों आपके जो कुकर्म है, आपका जितने पाप है वो सारे पब्लिक के सामने आ गए। आपको तो शर्म आएगी कि बेनजीर भुट्टो के साथ जो हश्र हुआ, जिन पॉलिसीज की वजह से हश्र हुआ, ये बात आपको कोई और नहीं सुनाता। ये बात आपके यहाँ तो कोई कर ही नहीं सकता, और आपको आज हिंदुस्तानी महिला ने कह दिया आपके मुंह पे, तो बहुत शर्म की बात है। आपके लिए तो बहुत तकलीफ वाली बात है, बिल्कुल। और हाँ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ कि नहीं। आपसे मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहां से मुझे सर्टिफिकेट मिलना था वो मेरे पास है। आपके लिए बहुत तकलीफ दे है। आपका तो मतलब मेल शॉविनिज्म तो कूट के भरा हुआ पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान में। आपके यहाँ तो इजाजत ही नहीं है। आप लोगों ने तो आसिया बीबी को, आप लोगों ने जो किया हाल, वो जिन्होंने कितनी औरतों को ब्लेस्फेमी के चक्कर में आप लोगों ने जेल कर दी। कितनी तकलीफ होगी आपको कि एक हिंदुस्तानी महिला ने आपको सच बोल दिया। आप लोगों की क्या औकात है? आप लोगों की कोई औकात नहीं है आज की डेट में, बिल्कुल नहीं, इकोनॉमिकली जीरो। और आपकी मैं बता दूं कि पाकिस्तान मिलिट्री कुछ नहीं है, मर्सनरी आर्मी है। जो पैसा देगी, अमेरिका ने दिया, गुलाम बन गए, चीन ने दिया, गुलाम बन गए। आपकी पाकिस्तान आर्मी जो है ब्रिटिश एम्पायर के, उनके भी गुलाम थे। तो वो आपका तो हिस्ट्री, आपका तो इतिहास ही रहा है। आपका इतिहास ये रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो शुरू से लेकर अभी तक जो है मर्सनरी आर्मी है, गुलाम है आप लोग। आपकी जो मानसिकता है वो गुलामों वाली है। और आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एक औरत के हाथ जो है, आप एक औरत के हाथ इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकते। ठीक है आरती जी, बद्र साहब नाराज हो रहे हैं, उनकी आवाज कट रही है। बद्र साहब को 30 सेकंड दे देते हैं। बद्र साहब बोल लीजिए, पर आराम, आहिस्ता बोलिए, आपकी आवाज कट जाती है। आवाज इसलिए कट जाती है कि आप मेरी बारी के बीच में ये अनपढ़ जाहिल गवार खातून को ले, प्लीज किसी महिला के लिए ये लैंग्वेज नहीं, प्लीज। महिला हमारी खातून वजीर आजम के लिए ऐसी गुफ्तगू करेगी। यहाँ आदत है ये महिलाओं का, ऐसे ही ये महिलाओं के साथ ऐसा ही करते हैं। आप इनकी महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो देख लीजिए इनकी महिला, वो तहमीना दुर्रानी की किताब पढ़िए, वो आपको बता देगी। तहमीना दुर्रानी, इनको याद नहीं होगा, तहमीना दुर्रानी की किताब पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ आएगा कि औरतों की क्या इज्जत होती है पाकिस्तान में। तो कुछ इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये मुझे जितनी गाली देना चाहते हैं दे दे, उससे कुछ नहीं होगा। वो इनकी जो औकात है, इनकी जो मानसिकता है, वो एक्सपोज कर रहे हैं। बोलने दीजिए दीपक जी, क्योंकि यही है, सुन लेते हैं बद्र साहब को सुन लेते हैं। बोलिए बद्र साहब। बिल्कुल नहीं बोलेंगी आरती जी, अब मैं रोक दूंगा अगर बोलेंगी तो। दीपक साहब, अगर आपने इसी तरह के लोग बुला के आपने अपनी दुकानदारी चलवानी है और इन्होंने अपना पैसे लेके सहाफत का धंधा चलाना है, तो हमें क्यों बुलाते हैं यार? हम तो इज्जत करने वाले लोग हैं, औरतों की भी इज्जत करते हैं, मुखालिफों की भी इज्जत करते हैं। यहाँ पे बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी पैसे इनको दे रहा है, जो बुचर ऑफ गुजरात है या बाकी लोग दे रहे हैं।
तो उनकी पहले बात करें ना, अपने गिरेबानों में झांक के देखें इस तरह की जो खबरें। हो गया मैंने आपको मौका नहीं दिया ना, इसलिए मैंने सुन लिया। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी को हर क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर किसी भी अदालत ने आज तक उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है गुजरात दंगे के बारे में। डॉक्टर अजय आलोक, फिर उसके बाद मैं जनरल सिवाज के पास जाऊंगा। देखिए, बदतमीजी कौन कर रहा है वो सब देख रहे हैं। इन्होंने कहा बुचर ऑफ गुजरात। पीटीआई के हमारे मित्र बैठे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, वो क्या नारा देते थे कि मोदी से सीखो विदेश नीति कैसे होती है। बुचर ऑफ गुजरात की पाकिस्तान में तारीफ करते हो यार, कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है लोग का। उनसे सीखो कि भारत कैसे चलता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, अपनी पॉलिसी कैसी होती है। बोलते थे ना ये नहीं पाकिस्तान, इमरान खान कहाँ गए पीटीआई वाले, तो याद दिलाएंगे बुचर ऑफ गुजरात क्या है। और दूसरी बात आपने क्या दूसरी ये क्या कह रहे थे कि हमने इनसे ऑक्सीजन ली, औकात है ऑक्सीजन देने की, और हमने क्या किया, हमारे संबंध किससे खराब है। हमारे किसी से संबंध नहीं खराब है। जब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो सबसे पहले भारत आके उनकी मदद की। जब अफगानिस्तान में अभी भूखे मरने लगे थे तो गेहूं भारत ने दिया, आपने नहीं दिया। आपको तो अफगानिस्तान भी आंखें दिखा रहा है रोज दिन। बांग्लादेश में अभी ऊर्जा 30% ऊर्जा भारत दे रहा है, यह है हमारी पॉलिसी। जब कोरोना काल में 100 से ऊपर देशों में वैक्सीन हमने सप्लाई की, मुफ्त वैक्सीन दोस्ती, यह है भारत का चरित्र। आपका चरित्र क्या है साहब? आप कह रहे हैं कि बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं, बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं। कौन सी इज्जत दी आपने एक महिला को? और उन्होंने गलत क्या बोला कि बेनजीर भुट्टो अपनी नीतियों के कारण मारी गई। एक मिनट, अब बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। उन्होंने ये कहा कि बेनजीर भुट्टो अपनी नीतियों के कारण मारी गई, आतंकवाद का समर्थन करते हुए। खुलेआम नवाज शरीफ जब सत्ता से एग्जाइल होकर बैठे हुए थे लंदन में, सीधे कहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों का इस्तेमाल करती है, मुजाहिदीनों का इस्तेमाल करती है। कश्मीर चिल्लाते हैं आप, अपने पाकिस्तान को खिला नहीं सकते हैं। आटा खरीदते हैं, आटा आता है एड में, तो उसमें भी 84 मिलियन आटा का घोटाला कर देते हो आप लोग। हर जगह यूएन से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके कोई आपको लोन देने को तैयार नहीं है। तो ये हमारी दिक्कत नहीं है भैया, ये हमारे कारण नहीं हुआ, ये आपके कर्मों का खेल है। आज पाकिस्तान में ही चर्चा होती है भारत की, दोनों देश तो एक ही समय आजाद। एक मिनट, दोनों देश तो एक ही समय आजाद हुए भाई, दोनों देश तो एक ही समय आजाद हुए। हम कहां हैं, आप कहां हैं? क्योंकि वो आपकी नीति है, हमारी नीति ये है। शांतिपूर्वक बात सुनिए, अगर अपनी गलतियों पे नहीं है, दीवार पे सर फोड़ना है तो फोड़ते रहिए। लेकिन ये सब अपने जो लैंग्वेजेस हैं, कितने पैसे में ये महिला आती है, कितने पैसे में महिला आती है, बुचर ऑफ गुजरात, ये दर्शाता है कि आप चारित्रिक रूप से कितने पतन हो चुका है पाकिस्तान का। कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता महिला के बारे में ऐसे बोलता है? सर पॉलिटिकल बात, कोई दूसरे नेता के बारे में इस तरह से बोलता है? ये संवाद निकलते हैं आपके? औकात क्या है आपकी? अरे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे बेकार, आपकी औकात ही नहीं है बात करने की। आपके वजीर खाजा की नीतियां खराब थी, यही उन्होंने कहा। आपके वजीर खाजा को उन्होंने और कुछ नहीं बोला, गाली वाली नहीं दी आपके वजीर खाजा को। आपके वजीर खाजा को हम लोग बहुत सम्मान दिया, यहाँ पे बिल्कुल प्रणाम किया है उनको, तो हमारे समझे, सम्मान किया है उनको, सम्मान दिया गया है, सम्मान के साथ हैं, सम्मान के साथ वापस लौटेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आया पीछे में बैगेज टांग के ले आया आतंकवादियों का। वर्ल्ड को तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि हम एससीओ समिट करने आ रहे हैं, लेकिन साथ में आतंकवादी गतिविधियां भी करवाएंगे। आतंकवादी का आपने मन से कि भैया हम एससीओ समिट करेंगे, लेकिन साथ के साथ कश्मीर में हम आतंकी घटना भी करवाएंगे, और उसके बाद कह देंगे कि लो भैया ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। अरे जो देश अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दे, उससे बड़ा नकारा देश कोई हो सकता है इस पृथ्वी पे? अपने देश के शव नहीं लेते हैं, अपने जवानों की इज्जत नहीं करते हैं। चीन की बात करते हैं, चीन हमें क्या करेगा भाई? कौन से संबंध हमारे? चीन को साफ साफ कहा हमने कि LAC पे संबंध सामान्य होने जरूरी हैं, तभी चीन के साथ आगे संबंध बढ़ेंगे। हम एक मिनट हम हाथ जोड़ के चीन के पास नहीं गए हैं, हम हाथ जोड़ के चीन के पास गिड़गिड़ाने नहीं गए। वो भी आपको आंख दिखा रहा है यार, वो भी आपको पैसे देने से मना कर रहा है, कह रहा है कि लोन वापस कर दो। क्या कीजिएगा? ये सही नहीं है कि पाकिस्तान के हर हुक्मरान का लंदन में आलीशान घर है, 10-10, 20-20 हजार करोड़ की संपत्ति है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो चाहे कोई हो। इलाज करवाने तो दुबई आते हैं, लंदन जाते हैं। पाकिस्तान में एक हेल्थ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। नवाज शरीफ कहां बैठे हुए थे,
कहां से आए पैसे नवाज शरीफ के पास? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पाकिस्तान देखा नहीं, इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने पाकिस्तान में, जो आज 10,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति लेके नवाज शरीफ बैठ गए। पाकिस्तान पीपल पार्टी, आप बेनजीर भुट्टो की बात कीजिए, बिलावल कहां पढ़ते थे? कहां से पैसे आए? लूट लिया पाकिस्तान को आप लोगों ने, लूट लिया है। दो परिवारों ने मिलकर पाकिस्तान को लूट लिया, उनकी अर्थव्यवस्था और आवाम को बर्बाद कर दिया। सच्चाई यही है। अगर पाकिस्तान की आवाम समझती है, जानती है, चॉइस नहीं है भैया, चॉइस नहीं है। इसलिए इमरान खान को चुना, लेकिन वो भी आर्मी के जी हुजूरी में बैठ गए। बाद में आर्मी से रिवोट हो गया, तुमको सत्ता से हटना पड़ा। आज इलेक्शन चिल्ला रहे हैं, आप लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये सब आपकी समस्या, हमारी समस्या नहीं। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से मैं डॉक्टर जालोग जी, मैं सीधे चलता हूं। यहाँ पर मेरे साथ आरिफ फरीद साहब जुड़े हुए। आरिफ साहब क्या कहेंगे जो आज सब कुछ हुआ, और आरती जी ने ये कहकर क्या गलत कर लिया कि बेनजीर ने जो आतंक को प्रमोट करने की पॉलिसी बनाई, उन्हीं आतंकियों का शिकार वो खुद हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आप हमारी बात को भी, मौकिफ को पूरा पेश करने का हमें हौसला रखें, हमारी बात को भी सुने। भाई यहाँ पे फरमा रहे हैं पाकिस्तान का इसको बहुत अच्छा काला चिट्ठा पता है। हम समझते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान इसको पता होगा, लेकिन आप नहीं जानते जो चीजें, आप हम पे थोप नहीं सकते। आप कहते हो अफगानिस्तान खुशहाल है, उसको भारत फंडेड करता है। आप कहते हो दूसरे मुल्कों की बात करते हो, दूसरे देशों की। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हमेशा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा है, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए इस तरह के जज्बात रखे, आपने पूरी कोशिश की पड़ोसियों को पाकिस्तान से लड़ाने की, कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। अगर भारत देश हमारे साथ दोस्ती रखता, दुश्मनी छोड़ता, मुसलमानों से मोहब्बत करता, तो आज ये देश नहीं पूरा एशिया खुशहाल होता। हम तो हमेशा जब भी तरक्की की राह, अरे भाई साहब, आरिफ साहब, भाई साहब ये बताइए ना, 1947 में अलग क्यों गए थे? इतनी दोस्ती रखनी थी आपको, तो मजहब के आधार पर दूसरा देश क्यों मांग लिया था? साथ ही रहते, क्या दिक्कत थी? भी जिंदा रहने का, कश्मीरियों को भी जिंदगी गुजारने का हक दे। भारत ने क्या किया? अरे आरिफ साहब, पहले पाकिस्तानियों को 2 जून का खाना खिला दीजिए, उसके बाद ये बड़े बड़े भाषण दीजिएगा। जनरल सिवाज में आपके पास आता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि एक सेंसिबल डिस्कशन भी करना चाहो तो जनरल साहब, और ये वही फौज है जिसके आप गवाह रहे हैं कि करगिल में इन्होंने अपने फौजियों की लाश लेने से मना कर दिया था, और आप जैसे लोगों ने, जवानों ने मिलके उनका जो है सुपुर्द खाक किया उनको। हमारी जो 1965 में अपने पेड़ पे बम बांध के लेट गए थे। बिल्कुल, देखो दीपक, क्या आरिफ साहब, क्या करेंगे? अगर झूठ में आपको जीना है तो जिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको झूठ में जीना है, जिए आप। जनरल सिवाज साहब, को हमने चाय पिला के रवाना किया। अब थोड़ा इनको बंद कराएं। देखो, ये सच्चाई है कि कारगिल की लड़ाई के अंदर जो पाकिस्तान ने अपने जवानों की एक प्रकार डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, और ये एक अलग बात है। भारत की फौज ने उनको पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। और यही नहीं, आप देखें 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश बना, 93,000 के करीब जो है हमने उनके PW दिए, और उसके बाद आप देखो बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से 5 लाख लोगों को इन्होंने मारा और एक प्रकार औरतों का बलात्कार किया, ये सब जानते हैं, तो ये समझते क्यों नहीं? और मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान को अपने झांकना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे। आज कहां पाकिस्तान और कहां भारत? भारत आज 4वें नंबर पे है मिलिट्री में, और 5वें में है आपके इकोनॉमी में, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगले 3-4 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, और पाकिस्तान टूटने के कगार पे है, कटोरा लेके पैसे मांग रहा है। $180 बिलियन का कर्जा है उनके पास, उनका फॉरेन रिजर्व $2.1 बिलियन है, और वो 10 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। इंपोर्ट तो इनके बढ़ते जा रहे हैं, और लग्जरी कार अभी भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, टूटने के कगार पे है। जिस तालिबान को ये लेकर आए थे अफगानिस्तान में, आज उनके साथ रिलेशन नहीं है, वो डूरन लाइन नहीं मानते। तहरीके तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाना चाहता है,
पश्तून जो है खैबर पख्तूनख्वा वो अफगानिस्तान में मिलने चाहते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो अपने कहें तो अंदर झांक के दे। आरिफ साहब अभी सुन ले, आपके सामने सुन लेना, आरिफ साहब सुन ले। लगता है जनरल साहब भी हकीकत ही बता रहे हैं। आप चिल्लाते हैं, आपका ऑडियो चला जाता है, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं। आप सुन ले, आप बाद में बोलना। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान बोलता है हम आतंकवादी नहीं भेजते। भाई आपको ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत ने तो किया नहीं था, ये तो आपके अपने करतूतों से। अगर वो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में तो उसने बोला था कि अगर आप सांप पालेंगे और अपने सोचेंगे आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। आज वो समय आ गया कि आज वो सांप आपको डस रहा है। सच्चाई ये है, आतंकवाद को फंडिंग आप करते हैं। आतंकवाद के जो 100 आतंकवादी हैं मेन, वो 80 आतंकवादी आपके पास है। तो ये समझना चाहिए। मैं ये कहता हूं, आपको अंदर जाके देखो, जब तक आतंकवाद को आप बंद नहीं करेंगे तो आप टूटेंगे। और आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो गया है कि वो आपको सरेआम एक प्रकार से वार्निंग दे रहे हैं। बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है हमें अलग चाहिए। वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप पड़ा है। तो आप ये समझने की कोशिश करो, अगर जब तक आप अपना नहीं अंदर झांकेंगे तो पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, सिंध होगा, बलूचिस्तान होगा, खैबर पख्तून होगा और पाकिस्तान का जो पंजाब और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है और ये जो पीओजे के है वो भारत में चिल्लाएंगे, ये आप आवाज समझ उतनी रहे नहीं हैं। आएगी, आप बोलने से कोई फायदा मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। कंक्लूड करिए जनरल साहब। आप सुन ले आरिफ साहब, आप सुन ले। आप अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। आपको यह समझना चाहिए आरिफ साहब कि आपकी जो कार्रवाई है आपको अंदर झांक के देखना है। अगर आप अपने अंदर दहशतगर्दी को नहीं बंद करेंगे तो नुकसान आपके देश को है। क्योंकि ये समझे, अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं या इस रीजन के अंदर शांति होती है तो ये पूरे रीजन को फायदा है। मगर आतंकवाद किसी का साथ नहीं देने का। आतंकवादी एक ही तरीके के हैं, दे आर बैड टेररिस्ट, देयर आर नो गुड और बैड टेररिस्ट। अगर आप लश्कर तौबे जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलेंगे और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट तो फायदा नहीं है। अगर टेररिज्म से लड़ना है, जनरल साहब यहाँ रुकते हैं। मेरे साथ जुल्फकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं, उनके पास चलता हूं। जुल्फकार अली साहब बहुत सेंसिबल बातें बोली जनरल साहब ने, और प्लीज चिल्लाइएगा मत, थोड़ा पीछे होके बोलिएगा ताकि आपकी साफ आवाज आए। देखिए, जनरल साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, हम जिसका भी पर्सपेक्टिव होता है हम उसकी इज्जत करते हैं। देखिए, जनरल साहब सच बोले या झूठ बोले, अगर झूठ बोले तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, नहीं, आप सच बोल सकते हैं, आप जो आप बोलते नहीं है। देखिए, ये जो अफगानिस्तान के अंदर बात करते हैं या तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं या अफगानिस्तान के अंदर करते हैं, इसके अंदर जो भी दहशतगर्द है, पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द का कोई हमायती नहीं है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है, ना वो अच्छा है ना बुरा है, ना पाकिस्तान किसी दहशतगर्द का हमायती है। वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे, अफगानिस्तान के अंदर करे, इंडिया में करे, पाकिस्तान उसको कंडेम करता है। पाकिस्तान, हमारी लीडरशिप उसको कंडेम करती है। लेकिन अगर आप हमारे ऊपर थोपेंगे कि ये दहशतगर्द आपका है तो हम कैसे उस चीज को मान लें। अच्छा, ये बताइए, बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हुई या नहीं, हाँ या ना? देखिए, बेनजीर भुट्टो साहबा बिल्कुल दहशतगर्दी का शिकार हुई, लेकिन उनपे ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि दहशतगर्द तंजीमों को उन्होंने सपोर्ट किया, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो हमेशा इस बात का क्लेम किया, इस बात के ऊपर अपनी आवाज उठाई कि उसामा बिन लादेन मेरी हुकूमत गिराने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात की। अब जब ये बात बेनजीर भुट्टो साहबा करती हैं और वो अपनी किताब में लिखती है कि दहशतगर्दों को मेरे खिलाफ जो है फंडिंग की जा रही है, तो यहाँ पे खातून उठ के आके हम उनकी भी इज्जत करते हैं। सुन लेते हैं आरती जी की बात सुन लेते हैं। आरती जी, आपने बेनजीर भुट्टो पे जो आरोप लगाया वो गलत है। उन्होंने कभी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया, ये कहना है जुल्फकार अली बद्र साहब का। अब बद्र साहब, उनकी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। दीपक जी बोलिए।
दीपक जी, मैं बोल सकते हो? जी जी। दीपक जी, इनको या तो अपना इतिहास नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या इन्होंने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये एक किताब पढ़े, आरिफ जमाल की किताब है शैडो वॉर। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वो, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी कश्मीर के आतंक पर, और उसमें पूरा खुलासा किया है कि ज़ियाउल हक ने कैसे जमाते इस्लामी का इस्तेमाल किया। उसमें पूरा खुलासा किया है कि हिजबुल मुजाहिदीन उन्होंने कैसे खड़ा किया, और फिर उसमें यह भी खुलासा है कि बेनजीर भुट्टो ने जमाते इस्लामी, पाकिस्तान मिलिट्री के कहने पे कैसे उन्होंने दहशतगर्दों को खड़ा किया। उन्होंने 110 जो नंबर मैं ये दे रही हूं, आप अखबार खोल लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, गूगल कर लीजिए। ये जो यासीन मलिक है, जो आज की डेट में आतंक की वजह से हमारे जेल में है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। इनके एक मिनिस्टर भी होते थे, INB मिनिस्टर, वो उन्होंने उनका नाम भी लिया था कि वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो ट्रेनिंग कैंप थे, तो वहां पे जाने से पहले उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। तो ये बातें जो है, ये मैं खुद की नहीं बोल रही हूं, ये मैंने पाकिस्तानी राइटर्स को पढ़ के आपको मैं बता रही हूं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी राजनीति खेल रहे हैं, ये किनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुझे नहीं पता है। अपनी पार्टी के होंगे इनको, और या पाकिस्तान आर्मी के, वैसे भी तो सारे उनकी इजाजत के बगैर तो कोई वहां मुंह नहीं खोल सकता है। पाकिस्तान आर्मी की इजाजत के बगैर तो बिलावल भुट्टो एक शब्द नहीं बोल सकता है। और बिलावल भुट्टो जो है, मेरा दोबारा से ये कहना है कि बेटे होने के नाते कम से कम उनको ये तो याद रखना चाहिए कि उनकी माँ उसी आतंक का शिकार हुई जिस आतंक का उन्होंने समर्थन किया, जो आतंकी संगठन उन्होंने खड़े किए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, इनफैक्ट नवाज शरीफ को लीजिए, मुशर्रफ को लीजिए, उनके स्टेटमेंट आपको याद होगा, सितंबर 11 के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल ऑप्शन दिया, या तो आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, मतलब आतंकियों के साथ हैं या हमारे साथ हैं, तो मुशर्रफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी थी उस टाइम पे। वो ये स्पीच देख सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा था, मुशर्रफ ने पूरे अपनी आर्मी को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तानी सोसाइटी को कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आतंक का रास्ता छोड़े। और अगेन, ये कुछ भी मैं अपने जबानी से नहीं कह रही हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में है, कोई भी चेक कर सकता है कि मुशर्रफ ने क्या कहा था। मुझे वो स्पीच याद है, क्योंकि मुझे तो मुझे याद है, क्या मतलब जितना मैं उस वक्त वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से बैठ के ये बात सुन रहा था। बद्र साहब एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ये आरती साहिबा जो बात कर रही हैं, इनको सबसे पहले बात करने से पहले अगर इन्होंने किसी का पर्सपेक्टिव उसकी बुक में पढ़ लिया तो इसका मतलब है उसने हकीकत बयान कर दी। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कभी किसी, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आयशा सिद्दीका के आप छोड़ दीजिए, आप आयशा सिद्दीका को लीजिए, आप हुसैन हक्कानी को लीजिए, आप मैं कितनी किताबें गिनाऊं आपको, मैं आपको दर्जनों किताबें, मैं आपको दर्जनों किताबें गिना सकती हूँ। रोकूंगा, आप सबका शुक्रिया अदा।